याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें वीवीपैट की सभी पर्चियों की गिनती और बैलेट पेपर से चुनाव की मांग की गई थी। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि चुनाव तो ईवीएम से ही कराए जाएंगे। एससी में वीवीपैट पर सभी याचिकाएं खारिज। वीवीपैट की 100% पर्चियों का नहीं होगा मिलान। बैलेट पेपर से नहीं ईवीएम से होगा मतदान। 45 दिन तक सील रहेगी सिंबल लोडिंग यूनिट। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो याचिकाएं अब खारिज हो चुकी हैं जिसमें बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की गई थी और वीवीपैट की 100% पर्चियों की गिनती की मांग की गई थी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सब चीज़ें आंकी हैं, आंकलन किया उनका और उसके बाद उसके हिसाब से उन्होंने फैसला दिया। उन्होंने सब चीज़ों को पूरे सोच विचार करके ही फैसला दिया होगा। 2 दिन चली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि चुनाव आयोग ने अदालत में सारे संदेह दूर किए। हर चीज पर अविश्वास नहीं जताया जा सकता। संदेह के आधार पर ही आदेश नहीं जारी कर सकते। संवैधानिक संस्था के कामकाज को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन इस दौरान कोर्ट ने यह भी बात कही कि सिंबल लोडिंग यूनिट को 45 दिन तक सील रहने दिया जाए और अगर किसी उम्मीदवार को ईवीएम में गड़बड़ी का संदेह होता है और वो वेरिफिकेशन की मांग करता है तो सारा खर्चा उसे ही उठाना होगा। इस दौरान अगर ईवीएम में छेड़छाड़ पाई जाती है तो सारा खर्चा वेरिफिकेशन की मांग करने वाले उम्मीदवार को वापस किया जाएगा। उम्मीदवार इस वेरिफिकेशन की मांग नतीजों की घोषणा के 7 दिनों के भीतर लिखित रूप से कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम लोग सब पालन करेंगे, लेकिन होना चाहिए 100% वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने दलील दी थी कि ईवीएम एक स्वतंत्र मशीन है, इसे ना तो हैक किया जा सकता है और ना ही इसमें छेड़छाड़ संभव है और ऐसा ही चुनाव आयोग पहले भी कहता आया है। EVMs are 100% safe, 100% sure, we know now. जाहिर है अब उन सवालों पर विराम जरूर लग जाएगा जो सवाल विपक्ष की तरफ से ईवीएम की अविश्वसनीयता पर उठाए जा रहे थे। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग हुई है और कुल 1202 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है जो 4 तारीख को साफ होगी। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर अप्रैल के आखिर में गर्मी के बाद भी वोटर्स में उत्साह दिखा। लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज में 13 राज्यों की कुल 88 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। क्या आम क्या खास, सभी पोलिंग बूथ पर पहुंचे और अपने पसंद के कैंडिडेट्स को अपना मत दिया। अलग अलग राज्यों में प्रत्याशियों के अलावा दिग्गजों ने वोटिंग की। शशि थरूर, नवनीत राणा, नेहा शर्मा, पप्पू यादव, तेजस्वी सूर्या, राजेंद्र शुक्ला के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने भी मतदान में हिस्सा लिया। वहीं सियासी दिग्गजों के अलावा खेल जगत और फिल्मी सितारों ने भी वोटिंग की। राहुल द्रविड़, हेमा मालिनी, एक्टर प्रकाश राज, नारायण मूर्ति और आशुतोष राणा ने वोटिंग की। पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में छिटपुट हिंसा की खबरें भी आईं। बालूरघाट में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार और तृणमूल वर्कर्स के बीच झड़प भी हुई। दूसरे फेज की बात करें तो 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम, 3 फिल्मी सितारों की किस्मत को वोटर्स ने तय कर दिया है। इसके अलावा कांग्रेस के राहुल गांधी और शशि थरूर के भी सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। दूसरे फेज में जिन सीटों पर वोटिंग हुई है, पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी के पास थीं। 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी 50, कांग्रेस 21 और अन्य 9 पर कब्जा जमाने में कामयाब रहे थे, जबकि एनडीए के सहयोगी दलों के पास 8 सीटें थीं। तो कुल मिलाकर वोटर्स ने अपना मत दे दिया है। किसकी किस्मत में जीत लिखी है और किसकी किस्मत में हार, ये 4 जून को साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर दूसरे चरण में वोटिंग हुई। दूसरे चरण में भी एमपी में कम मतदान हुआ। रीवा में सबसे कम 45.02% वोटिंग, जबकि सबसे ज्यादा होशंगाबाद में 67.16% मतदान हुआ है।
छत्तीसगढ़ में तो 2019 का रिकॉर्ड टूट गया। हालांकि फाइनल आंकड़े अभी आने बाकी हैं। एमपी के अलावा छत्तीसगढ़ में कई दिग्गज चुनावी मैदान में थे, जिनकी किस्मत का फैसला अब 4 जून को सामने आएगा। लोकसभा के चुनावी संग्राम का दूसरा चरण खत्म हो गया। एमपी की 6 सीटों पर जबकि छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर जनता ने अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल किया। दिग्गजों ने भी अपने मत का प्रयोग किया। होशंगाबाद में मंत्री नरेंद्र शिवाजी अपने पिता और बेटे के साथ मतदान करने पहुंचे, तो शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने नरसिंहपुर के अपने गांव लोलरी में वोटिंग की। दिग्गजों में शामिल मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी वोटिंग की, जबकि राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने दमोह के नौहटा गांव में मतदान किया। साथ ही लोगों से वोट की अपील भी की। वीरेंद्र खटीक ने टीकमगढ़, वीडी शर्मा ने खजुराहो में मतदान किया। वहीं बीजेपी प्रत्याशी गणेश सिंह ने सतना में वोट डाला। राहुल सिंह लोधी ने दमोह, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा ने परिवार के साथ सतना में वोटिंग की। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडेय ने कवर्धा में अपना मत डाला, जबकि भूपेश बघेल राजनांदगांव में न केवल उन्होंने वोटिंग की बल्कि लोगों से बातचीत की। कांकेर में कांग्रेस के प्रत्याशी बीरेश ठाकुर ने पत्नी के साथ वोट डाला, जबकि बीजेपी प्रत्याशी रूप कुमार चौधरी ने सरायपाली में मतदान किया। वहीं कांकेर से बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग ने भी मतदान किया। वोटिंग को लेकर लोगों में भी उत्साह दिखा। खजुराहो में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने वोटिंग की, जबकि एक्टर आशुतोष राणा ने नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा में लोकतंत्र के महापर्व में शिरकत की। सतना और दमोह में वोटिंग को लेकर उत्साह का आलम यह था कि दुल्हन ने भी वोट डाला, जबकि रायसेन में बारात जाने से पहले दूल्हे ने अपने मनपसंद प्रत्याशी को वोट दिया। 5 साल में होने वाले महोत्सव को लेकर जनता ने भी अपनी तैयारी की थी। यही वजह है कि सुबह से मतदान केंद्रों पर लंबी कतारों में लोग अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। कुल मिलाकर एमपी में दूसरा चरण शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। अब इंतजार नतीजों का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पुराने बयान ने लोकसभा चुनाव के सियासी पारे को हाई कर दिया। पीएम मोदी और अमित शाह ने चुनावी मैदान से कांग्रेस को घेरा और कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठाए। Particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claims on the resources of the country. इंडी गठबंधन का भेदभावपूर्ण रवैया देश के सामने रखता हूं। इन्होंने यहां तक झूठ फैलाया कि अभी डॉक्टर मनमोहन जी ने ऐसा कहा ही नहीं था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। अरे राहुल बाबा, आपको तुष्टीकरण के लिए जो करना है वो कर दो। मैं बताता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है हम पर्सनल लॉ को नहीं आने देंगे। ये देश यूसीसी से चले। कामदार नामदार, शक्ति, मंगलसूत्र, संपत्ति, विरासत, आरक्षण के बाद अब संसाधनों का मुद्दा लोकसभा चुनाव में गरमाने लगा है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के एक बयान को बीजेपी ने जारी किया और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला। पीएम मोदी ने चुनावी सभा में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के बयान का जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस का झूठ सामने आ गया है। पीएम ने यह भी कहा कि उनको 25 साल डराने की कोशिश की गई, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। इन सबको चुनौती देता हूं, पहले तो समझ लें, 25 साल हो गए, आपने मुझे बहुत डराने की कोशिश की, अभी तक नहीं डरा पाए हो। अब कोशिश बंद कर दो। साथियों, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक और पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें फिर से वो वही कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है।
प्रधानमंत्री ने मनमोहन सिंह के जिस बयान का जिक्र किया उसे सुन लीजिए। I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claims on the resources of the country. I used the word all for all minorities, and I added for layer, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. उधर गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रचार के लिए पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने धारा 370 को लेकर कांग्रेस को घेरा है और आरोप लगाया कि राम मंदिर के काम में कांग्रेस अड़ंगा लगाती रही है। अमित शाह ने यह साफ कर दिया कि देश के संसाधनों पर पहला हक केवल गरीबों का है। अरे राहुल बाबा, एक कांग्रेस की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकड़ चलाने की। 70 साल तक एक कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को अटकाती रही, लटकाती रही, भटकाती रही। अरे राहुल बाबा, आपको तुष्टीकरण के लिए जो करना है वो कर दो। मैं बताता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, हम पर्सनल लॉ को नहीं आने देंगे। ये देश यूसीसी से चलेगा। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के साथ ही एक वर्ग विशेष के लिए सियासत करने के आरोप लगाए। कि ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये देश के सामने इनकी पोल खुली है। आपकी संपत्ति भी, आपका कोटा भी, ये सब एक विशेष समुदाय को देना चाहते हैं, और वो भी केवल वोट बैंक की राजनीति के तुष्टीकरण के लिए। लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण में बयानों की गर्माहट तेज हो चुकी है। बीजेपी ने इंडिया के साथ ही कांग्रेस को सीधे निशाने पर लिया है। सैम पित्रोदा के बाद मनमोहन सिंह के बयान ने कांग्रेस को बैकफुट पर धकेला है। बीजेपी आक्रामक है तो कांग्रेस सफाई देती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर दूसरे चरण के मतदान के बीच दुर्ग में कांग्रेस महिला मोर्चा के अध्यक्ष ने पीएम मोदी की तुलना रावण से कर दी। अलका लांबा के बयान को बीजेपी ने अमर्यादित बताया, साथ ही कांग्रेस पर बौखला जाने के आरोप भी लगाए हैं। दूसरे चरण के लिए छत्तीसगढ़ में 3 सीटों पर वोटिंग हुई। इस बीच दुर्ग में कांग्रेस महिला मोर्चा के अध्यक्ष ने बीजेपी को कई मोर्चों पर घेरा। बीजेपी को घेरते घेरते अलका लांबा ने पीएम को लेकर अमर्यादित बयान दे दिया। अलका लांबा ने क्या कहा वो सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी जी, भगवान राम की मूर्ति के सामने खड़े तो होइए। भगवान राम अगर आपसे बात करें, उनकी मूर्तियां बात करने लगे, तो भगवान राम भी कहेंगे कि तूने 10 साल अन्याय किया है, अपना राज धर्म नहीं निभाया, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद एक रंग में ये देश को रंगना चाहते हो, बांटना चाहते हो नफरतों में। भगवान श्री राम की मूर्ति भी कोई बोली। माँ सीता का हरण लेकर गए भगवान रावण, क्या किया? राजपाट छोड़कर माँ सीता के लिए पूरी लंका आग लगा दी। और आप क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? कितनी माता सीता है न्याय मांग रही है। अलका लांबा के बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी नेता कांग्रेस के संस्कार पर सवाल उठा रहे हैं, साथ ही आरोप लगाया कि हार सामने देखकर कांग्रेस बौखला गई है। ये दिखा रहा है, माननीय मोदी जी ने कहा भी है कि भाई जब मैं कार्य करता हूं तो ये मेरे को गाली जैसे शब्दों से नवाजते हैं, तो मैं तो कार्य करता रहूँगा, मैं देश का कार्य को आगे बढ़ाते रहूँगा और विकसित भारत की ओर हमेशा बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि अब ये जीत नहीं सकते। और जब कोई जीत नहीं सकता, माननीय मोदी से जीत नहीं पा रहा है या भारतीय जनता पार्टी से जीत नहीं पा रहा है, तो ये अपनी खिसियानी बल्ली खम्बा नोचे वाली स्थिति में अब शब्दों का प्रयोग कर कर अपना डीएनए सिद्ध कर रहे हैं। ये इनके चाल और चरित्र में है। अलका लांबा से पहले नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भी पीएम को लेकर छत्तीसगढ़ में अमर्यादित बयान दिया था। इस बयान पर उन्होंने खेद भी जताया था। अलका लांबा से पहले कांग्रेस के कई नेताओं ने पीएम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और इसका खामियाजा चुनाव में कांग्रेस को उठाना पड़ा। ऐसे में अलका लांबा का बयान कांग्रेस को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
पहले खबर आई थी कि राहुल गांधी वायनाड के अलावा अमेठी से भी ताल ठोक सकते हैं। अब यह दावा किया जा रहा है कि यूपी में इस एंट्री से पहले राहुल राम नाम का जाप करने अयोध्या के राम मंदिर जाएंगे। राहुल के राम मंदिर दर्शन की खबर ने सियासी बयानों को और धार दे दी है। चुनावी महासमर में सियासी दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंक दी है। साथ विकास और विश्वास का दामन थामे योद्धा इस चुनावी महायुद्ध में अपना परचम लहराने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो खबर सियासी हलकों में चर्चाओं का विषय बनी हुई है वो ये कि वायनाड के मैदान पर धुआंधार पारी खेलने के बाद अब राहुल गांधी अमेठी में वापसी की तैयारी कर रहे हैं और यूपी की इस गली में एंट्री से पहले राहुल राम नाम का जाप करने को तैयार हैं। कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल गांधी अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर सकते हैं। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी रामलला के दरबार में नजर आ सकती हैं। हालांकि वो किस दिन अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर में मत्था टेकेंगे, इसको लेकर कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन राम के साथ राहुल की इस अटूट डोर ने अप्रैल में सियासी पारा चढ़ा दिया है। प्रभु के दरबार में चुनाव के वक्त जाते हो और चुनाव में गठबंधन करते वक्त सनातनी को गाली देते हो। यहाँ कितने लोग हैं जो राम भक्त हैं, राष्ट्र भक्त हैं, है ना? राम भक्त वो जो हर समाज के साथ न्याय करे, राम भक्त वो जो बड़ों का, महिलाओं का सम्मान करे। इससे पहले भी स्मृति ईरानी ने दावा किया था कि राहुल गांधी वायनाड में मतदान के बाद अमेठी आएंगे। जातिवाद के नाम पर विभाजित करने के साथ ही मंदिर मंदिर जाएंगे। अब जब चर्चाएं अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से इस बार प्रियंका पर दांव चलने और परंपरागत सीट ना छोड़ने की है, तो ऐसे में कांग्रेस अपनी पूरी तैयारी के साथ दिख रही है। दोनों ही सीटों पर वो जरा भी कमी नहीं छोड़ना चाहती। अरे भाई, राहुल गांधी तो खुद डर करके भाग गए, केरल भाग गए। अब केरल में जब कम्युनिस्टों है, अब फिर खोज रहे हैं जगह, ये रमखुदैया बन जाएंगे, न इधर के रहे सनम न उधर के रहे। इंडी गठबंधन उन लोगों का है जिन्होंने राम भक्तों के लहू से सरयू का पानी लाल लाल किया था, राम भक्तों की छाती को गोलियों से छलनी किया था। तो अब ये देश की जनता को नहीं चल सकते। देश की जनता जाग चुकी है और आपने उन्नाव की सड़कों पर जनसैलाब को देखा था। वो जनसैलाब क्या कह रहा है इसका अपन मन लगा सकते। राहुल प्रियंका राम मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं। अभी तो दर्शन करने जा रहे हैं, दंडवत करके जाएंगे, नाक रगड़ेंगे। बीजेपी के लिए इस वक्त राम मंदिर बनाने में देरी और कांग्रेस का राम मंदिर का न्योता ठुकराना दोनों ही अहम मुद्दे हैं और इस चुनावी समर के अंत तक वो इन दोनों के सहारे राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करेगी। 2 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के अमरावती लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा के समर्थन में रैली की थी, जहां उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल को श्री राम के दर्शन करने चाहिए। राहुल बाबा को भी निमंत्रण दिया, अभी अमरावती आए। राहुल बाबा, अमरावती में कोई सुनने वाला नहीं है, पहले अयोध्या जाकर दर्शन करने आओ तो कोई देश में आपको सुनेगा। इन लोगों ने मंदिर को तो रोक कर रखा, प्राण प्रतिष्ठा में न जाकर भगवान प्रभु श्री राम का अपमान करने का काम इन्होंने किया। अब राहुल राम मंदिर जाते हैं या नहीं, अमेठी से पर्चा दाखिल करते हैं या नहीं, रायबरेली से फिर एक बार गांधी परिवार मैदान में उतरता है या नहीं, ये तमाम कयास तो बात की बात है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अमेठी, राम मंदिर और राहुल का ये मिश्रण अगले कुछ दिन तक अखबारों की सुर्खियां जरूर बना रहेगा।
और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।